दोस्तों, आपने भी मेरी तरह कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि जब हम पैसे खुद छाप रहे हैं तो हम बहुत सारे नोट छापकर मुल्क का सारा कर्जा क्यों नहीं उतार देते। चलें इस सिनारियो को थोड़ा हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं कि अगर हम वाकई में नोट छापने बैठे हैं तो कितना टाइम लगेगा और एंड कंक्लूजन क्या होगा। स्टेट बैंक एक दिन में तकरीबन 50 लाख नोट्स प्रिंट करता है, तो अगर हम 5,000 वाले 50 लाख नोट्स एक दिन में छापें तो हमें 9 साल 2 महीने लग जाएंगे 73 खरब रुपए प्रिंट करने में। लेकिन तब तक कर्जा 2 गुना हो चुका होगा और आप एक बार फिर नोट्स छापने बैठ जाएंगे, लेकिन इस बार 9 सालों के लिए नहीं बल्कि 18 सालों के लिए, और ये इन्फिनाइट लूप ऐसे ही चलता रहेगा। चलें अब रियलिटी में आते हैं, क्योंकि ये सारे सिनारियोज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हैं। हम नोट्स छाप तो लेंगे, लेकिन उन नोटों को पब्लिक में सर्कुलेट करने के बाद हमारी करेंसी बुरी तरह डिवैल्यू हो जाएगी और हम हाइपर इन्फ्लेशन में चले जाएंगे। मतलब आज जो रोटी 25 रुपए की है वो आपको उस वक्त लाखों में मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बैग भर कर कैश ले जाना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को मिलियन और बिलियन रुपए का नोट छापना पड़ेगा। 1922 में वर्ल्ड वार 1 हारने के बाद जब जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आया तो उन्होंने इतने नोट्स छापे कि उनकी करेंसी इस कदर डिवैल्यू हुई कि एक अमेरिकी डॉलर जर्मनी के 1 ट्रिलियन मार्क्स तक पहुंच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कागज के इस नोट की कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू उस चीज़ की है जिसके लिए आप इस नोट को इस्तेमाल करते हैं। यानी इस कागज़ को आप खा नहीं सकते, लेकिन इसके बदले रोटी खरीदी जा सकती है। तो वैल्यू रोटी की हुई, ना कि इस कागज़ के नोट की। और ये नोट गवर्नमेंट नहीं बल्कि स्टेट बैंक छापता है। गवर्नमेंट स्टेट बैंक को नोट्स का ऑर्डर देते वक्त उतनी ही मालियत का सोना या फिर फॉरेन रिजर्व्स गिरवी रखवाती है। स्टेट बैंक उस सोने को अपने पास रखकर उतनी ही मालियत के नए नोट्स छाप देता है। ये कागज़ का टुकड़ा असल में सिर्फ एक रसीद है जो स्टेट बैंक सोने के बदले गवर्नमेंट को देती है। और जब सोना जमा करवाए बगैर उधार पर नोट छपवाए जाएं तो इस नुकसान को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट IMF से डॉलर्स में लोन लेती है और उसके कन्वर्जन में स्टेट बैंक से नए नोट छपवाती है। और इस तरह रुपए की वैल्यू कम और डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए आज वो डॉलर जो 1947 में सिर्फ 3 रुपए का था, आज उसकी कीमत 300 रुपए तक पहुंच चुकी है। जिसका रीज़न वो भारी कर्जे हैं जो हमने IMF और वर्ल्ड बैंक से ले रखे हैं, जो बढ़ते बढ़ते 140 बिलियन डॉलर्स यानी 73 खरब रुपए तक पहुंच चुके हैं, जो कि हमारी GDP का 93% है। IMF कर्जा देने के बाद चीज़ों की कीमतें बढ़ाने की शर्त रखता है ताकि उसका कर्जा जल्द से जल्द उतारा जा सके, जिससे महंगाई होती है और हमें मुल्क चलाने के लिए और कर्जा लेना पड़ता है और हम और भी ज़्यादा धंसते चले जाते हैं। तो आप चाहे जितने भी पैसे छाप लें, इस लूप से निकला नहीं जा सकता। इससे निकलने का वाहिद हल है अपनी GDP को स्ट्रॉन्ग बनाना। GDP क्या होती है वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। सीधी ज़बान में वो सारी चीज़ें और प्रोडक्ट्स जो हम चाइना या दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं, उन्हें हम खुद बनाना शुरू कर दें। गवर्नमेंट अफसर सारी गाड़ियाँ और इंसेंटिव्स छोड़कर ईमानदारी से नौकरी करना शुरू कर दें। एजुकेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट टीचर्स अपने मोटे पेट के बजाय बच्चों के मुस्तकबिल का वजन उठाना शुरू कर दें। पुलिस का नाम सुनकर लोग डरने के बजाय उनकी मौजूदगी में खुद को महफूज समझना शुरू कर दें। कानून और अदलो इंसाफ एक वजीर के लिए भी उतना ही सख्त हो जाए जितना एक गरीब आदमी के लिए होता है, और एक आम आदमी जिल्लत से मिली हुई बिरयानी के बजाय इज्जत से कमाई हुई एक सूखी रोटी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे तो ये माशरा तरक्की कर सकता है। लेकिन उसके लिए नीचे से लेकर ऊपर तक सबको इंसान बनना पड़ेगा, जो कि डेमोक्रेसी के रहते तो हरगिज पॉसिबल नहीं। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ उन मुल्कों में कामयाब होती है जहां पढ़े लिखे और बाशऊर लोग रहते हैं, और बाशऊर लोग ज़बान, नस्ल, मजहब और गवर्नमेंट नौकरियों की लालच में नहीं, अपने और अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए वोट देते हैं। तो खिलाफत का डंडा और सख्त शरई कानून ही हम पर लगाम लगा सकते हैं, ताकि कोई चोर चोरी करने, कोई पॉलिटिशियन करप्शन करने, कोई अफसर रिश्वत लेने, कोई TV एंकर अपना ज़मीर बेचने, कोई खबीस मासूम बच्चों का रेप करने और कोई कंटेंट क्रिएटर फहाशी फैलाने से पहले 1000 बार सोचे।